नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। जियो की ब्लैक रॉक के साथ मिलकर के म्यूचुअल फंड में एंट्री हो चुकी है और म्यूचुअल फंड में हुई इस एंट्री में जो एनएफओ आया वो पहले ही बार में 17,800 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया। अमेरिकी डॉलर में अगर काउंट किया जाए तो लगभग 2.1 बिलियन डॉलर पैसा इस एनएफओ के अंदर मात्र 3 दिन के अंदर जुटा लिया गया। आज के सेशन में हम जिक्र कर रहे हैं इसी एनएफओ के बारे में। साथ में हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि यह एनएफओ किस तरह से भारतीय बाजार को आने वाले समय में डिसरप्ट कर सकता है या फिर भारतीय बाजार के म्यूचुअल फंड बाजार को आने वाले समय में एक नई दिशा देकर के लोगों का भला कर सकता है। भला मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि भारत में ऑलरेडी बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स चल रहे हैं, बहुत सारे एएमसीज काम कर रहे हैं, बहुत सारे इंटरमीडियरीज, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स। इस बीच में जियो ब्लैक रॉक का आना और आकर के इस तरह से एक ही बार में 17,800 करोड़ रुपए उगा लेना, यह दर्शाता है कि बाजार में कुछ तो एंट्री धमाकेदार हुई है। लेकिन क्या इस एंट्री के साथ मायने जो निकल कर आ रहे हैं वो सही हैं? क्या हम लोगों ने केवल ब्रांड देखकर तिलक लगा दिया है कि भाई जियो ब्लैक रॉक के बारे में सब कुछ पॉजिटिव है, इनके पास अलादीन है, ये अलादीन से हमारे पैसे को बढ़िया एक्सपर्ट एडवाइस देंगे, हमारा सब भला हो जाएगा? आज के सेशन में हम इन सब बातों का जिक्र करने वाले हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जिन्होंने भी यहां पैसे लगाए हैं वो सोचकर यही लगाए हैं कि जियो और ब्लैक रॉक में, ब्लैक रॉक दुनिया की सबसे बड़ी फंड मैनेजमेंट कंपनी है। लगभग 8 ट्रिलियन डॉलर, नंबर्स अलग अलग हैं, कहीं 7 से 8 ट्रिलियन डॉलर लिखा हुआ है, कहीं 9 ट्रिलियन लिखा हुआ है। भारत की जीडीपी से ज्यादा, डबल के आसपास का ये लोग फंड मैनेज करते हैं। ऐसे में इन दोनों का जो टाई अप है वो अगर हमारे फंड को मैनेज करेगा तो पता नहीं हमारे पैसे को तो ये कहां ही ले जाएंगे। बस इसी थॉट के साथ इंडिया के लोगों ने इनको पैसा दे दिया। हमारे देश में एक बहुत तगड़ी कहावत चलती है, अमीर को पैसे की जरूरत हो तो पूरा देश खड़ा हो जाएगा, और किसी ऐसे व्यक्ति को जरूरत हो जिसके पास स्किल है लेकिन उसके पास खुद के पास पैसा नहीं है, तो आप लोग बस उसको सब तरह से डाउट करने लगेंगे। खैर, ये थोड़ा ज्यादा नकारात्मक तथ्य हो जाएगा, लेकिन आइए आज इसका संपूर्ण विश्लेषण इसी तर्ज पर करते हैं। साथियों, अंबानी ने फिर से एक बार वही किया जो वो जियो के केस में किया था। क्या? जियो के केस में जब आए थे तो लोगों का ट्रस्ट इस बात पर कि भाई ये कर रहे हैं तो बढ़िया ही करेंगे, और बढ़िया करेंगे तो चलिए इनके द्वारा दी जा रही सर्विसेज को देखते हैं। इस बार इन्होंने जियो डिजिटल लाइफ से बढ़ते हुए अब अपने आप को फाइनेंस मार्केट में ब्लैक रॉक के साथ फाइनली लॉन्च कर दिया है। पिछले महीने मैंने एक वीडियो किया था जिसमें मैंने यह बताया था कि ये लोग म्यूचुअल फंड के अंदर आने वाले हैं। इनके हाथ में ये जो अलादीन शब्द है, ये अलादीन असल में कोई चिराग विराग नहीं है, इस ब्लैक रॉक के एप्लीकेशन का नाम है। ये कोई जिन्न नहीं है, उस एप्लीकेशन का नाम है, ब्लैक रॉक के द्वारा दी जा रही उस सर्विस का नाम है, जिसमें कि वो बहुत सारे कंप्यूटर्स के थ्रू आपको मार्केट के एक्सपर्ट ओपिनियंस देते हैं या फंड को मैनेज करते हैं। इस पर हमने ऑलरेडी एक सेशन किया हुआ है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। फिलहाल के लिए अंबानी का ब्लैक रॉक के साथ मिल जाना भारतीय बाजार के लिए उस समय एक सुर्खी था, आज एक हकीकत बन चुका है। हकीकत यह कि इन लोगों ने म्यूचुअल फंड में पैसे के लिए एनएफओ ओपन किया और उसमें लोगों ने विश्वास जताते हुए 17,800 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए। तो हमारे दिमाग में काफी सारे प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि ये एनएफओ होता ही क्या है, यही समझेंगे। ये जो फंड अब बना है, ये फंड कितना सेफ है? क्या इस फंड के साथ फिर से कोई खेला कर दिया गया है? ऐसा क्या कर दिया अंबानी ने जो आने वाले समय में बहुत सारी इंटरमीडियरीज के लिए या ब्रोकरेज करने वाली जो कंपनी है उनके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा? और किस तरह से वो, जैसे अडानी के बारे में कहते हैं ना कि अडानी के साथ में सरकार का विश्वास जुड़ा हुआ है, इसलिए वहां पर जो भी निवेश होता है उसका सारा की सारा शेयर ऊपर चलता चला जाता है। अंबानी के साथ भी कहीं ना कहीं क्या ऐसा तो नहीं हुआ कि अंबानी के साथ ट्रस्ट जुड़ा हुआ है, और ट्रस्ट जुड़ा हुआ है कि हाँ भाई ये तो अपने ही हैं, और वो वाली जो बात है, इस ट्रस्ट के चलते तो लोगों ने पैसा नहीं डाल दिया, हकीकत जाने बिना तो पैसा नहीं डाल दिया। आज हम सब चीजों का पूरा क्रिटिकल एनालिसिस करने वाले हैं, एक एक टर्मिनोलॉजी को चलते हुए समझने वाले हैं। सबसे पहले तो यही समझने वाले हैं कि ये एनएफओ होता क्या है जिसमें 17,800 करोड़ रुपए जुटा दिए गए हैं। अगर आप ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स करते हैं तब तो पता होगा, अगर नहीं पता है तो फिर हम एक एक करके आपको सारी जानकारी देते हुए चलेंगे। न्यूज के रूप में आप इतना जान लीजिए कि हाँ साहब, इन्होंने बढ़िया 7 जुलाई को जानकारी दी है कि हमने 17,800 करोड़ रुपए अपने डेब्यू में जनता से उगा लिए हैं।
अच्छा, जनता से उगा लिए हैं, इसको समझने के लिए मैं केवल एक टर्म पहले ही बोल देता हूं, सो दैट आप इस बात को और आगे अच्छे से समझ पाएं। हमारे देश के अंदर आप अपने पैसे को बढ़ाने के लिए जो तरीके अपनाते हैं, मैं थोड़ा सा इसको बीच में रोक करके समझा देता हूं, क्योंकि मैं कई बार पहले भी समझा चुका हूं, ताकि आप इस स्टोरी में ऐड हो पाएंगे, अदरवाइज फिर ऊपर से जाता रहेगा। बहुत बेसिक थॉट ये है कि आपके पास पैसा रखा है, आप चाहते हैं कि ये पैसा रखे रखे बढ़ने लगे। मैं नौकरी से पैसा कमाता हूं, लेकिन रखा हुआ पैसा भी पैसा कमाए, बस इसी थॉट के साथ इन्वेस्टमेंट की शुरुआत होती है। आप इन्वेस्टमेंट के नाम पर या तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर डेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप कहेंगे सर हम तो गोल्ड में भी करते हैं, ज्वेलरी में भी करते हैं, तमाम प्रकार, गोल्ड में, जमीन में, इन सब जगह इन्वेस्ट करते हैं, वो और ऑप्शंस हैं। मैं फिलहाल के लिए आपको सिक्योरिटीज के और मार्केट के ऑप्शंस डिस्कस कर रहा हूं। तो लोगों के पास जो बाजार के ऑप्शंस हैं उसमें इक्विटी और डेट, इक्विटी का और आसान करते हैं तो शेयर बाजार में, और डेट का मतलब है उधार में। तो दो जगह, ऐसी जगह पैसे देने की सुविधाएं हम लोगों को दी जाती हैं कि या तो आप जनता को उधार दे दीजिए, उधार देकर के उसको ब्याज के रूप में वसूलते रहिए। दूसरा ऑप्शन आपको दिया जाता है कि आप अपने पैसे को किसी कंपनी के शेयर खरीदने में लगा दीजिए, शेयर का भाव बढ़ेगा, आपका पैसा बढ़ने लगेगा। अब आप कहेंगे सर मेरे पास जो पैसा है, मैं इस पैसे को कौन सी कंपनी में लगाऊं, मेरे पास यह जानकारी नहीं होती, मैं किसको उधार दूं, उस व्यक्ति पर मेरे पास जानकारी नहीं होती। बस यहीं पर बिचौलियों का काम शुरू हो जाता है। वो अपना ट्रस्ट और अपना ब्रांड लेकर आपके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हम एक फंड हाउस के रूप में आपके सामने आ गए, आप अपना पैसा हमें दो और हमारे विवेक पर विश्वास करो। ये लोग बिचौलिए के रूप में एचडीएफसी बनकर आते हैं, कभी एक्सिस बनकर आते हैं, कभी आईसीआईसीआई बनकर आते हैं। ये सभी जैसे बैंक वाले भी आपके सामने बिचौलिए बनकर के घूम रहे होते हैं, जैसे एक्सिस अपनी एक्सिस सिक्योरिटीज के नाम से एंट्री कर रही होती है, ऐसे ही मतलब बहुत सारी फर्म्स बन जाती हैं, कोटक महिंद्रा, ये सब लोग क्या करते हैं, आपसे कहते हैं कि सर आपके बैंक अकाउंट में पैसा रखा है, आप इस पैसे को हमें दीजिए, हम इस पैसे को निवेश करते हैं। बैंक में आप रखते हैं इस पैसे को, तो इस पर एफडी का परसेंटेज मिलता है, आप एफडी के परसेंटेज पर डिपेंडेंट मत रहिए, हम इसको आगे लेकर बाजार में लेकर जाते हैं। और भारत का बाजार बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, तो अगर बाजार में आज पैसा लगाया, और भारत का बाजार, अगर इंडेक्स फंड्स की भी बात करें या स्टॉक एक्सचेंज के जो इंडेक्सेस हैं इनको भी हम देखें, तो ये भी बढ़िया, मतलब 12 से 15% के आसपास एनुअल रिटर्न आपको देते जा रहे हैं। तो आप एफडी से ज्यादा बढ़िया रिटर्न तो वहां ले ही सकते हैं। आइए आपको वहां लेकर चलते हैं, बढ़िया रिटर्न लेकर के आएंगे वहां से। ठीक है, आप अपने पैसे को काम पर लगाना चाहते हैं, इसीलिए आप इन्वेस्टमेंट के नाम पर आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये जो लोग हैं, ये इंटरमीडियरीज के रूप में आपका विश्वास गेन करते हुए आपके पैसे को इन्वेस्ट करने जाते हैं। चूंकि आपके 1,000 रुपए को लगाने के लिए तो इनके पास समय नहीं होगा, तो हमारे जैसे 10,000 लोग अगर मिल जाएं और वो लोग अपना 1,000 रुपया अगर देने लगें, तो 10,000 की 4 जीरो के पीछे 3 जीरो और टक जाएंगी, और भी 4 जीरो टक जाएंगे, तो भाई 4 4 8 जीरो, मतलब 100 करोड़ के आसपास का फंड आप इकट्ठा कर लोगे। ऐसे में इतना सारा फंड इकट्ठा हुआ, अब आप इसे निवेश करने कहीं भी जाएंगे तो ना केवल निवेशक के रूप में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, अपितु आपके निवेश के साथ साथ आप बाजार को हिलाने की स्थिति में भी रहेंगे। जिस शेयर पर आप पैसा लगा देंगे वो ऊपर चढ़ने लगेगा, जिसके नीचे से निकाल लेंगे वो गिरने लगेगा। तो बाजार के साथ खेला खेलना भी शुरू हो जाता है। हालांकि ये इलीगल ट्रेड प्रैक्टिस है, लेकिन कल परसों हमने आपको जैन स्ट्रीट का मामला बताया जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ऐसा कर रहा था। ऐसा सेबी ये नहीं कहेगी कि म्यूचुअल फंड हाउसेज ने इस तरह के स्टॉक्स को हिला रखा है, लेकिन सच्चाई यही है कि म्यूचुअल फंड्स का स्टॉक्स में बड़ा रोल होता है। आगे बढ़ते हैं साहब। तो कुल मिलाकर के इक्विटी बाजार को उठाने में, स्टॉक मार्केट को उठाने में म्यूचुअल फंड से जो पैसा आप लोगों ने मिलकर लगाया उसका रोल होता है। अब दूसरे ऑप्शन पर चलते हैं। एक तरीका है कि सर मुझे तो फिर भी डर है, ट्रेड जैसा कोई सरफिरा आ गया, ट्रंप जैसा कोई सरफिरा आ गया, टैरिफ लगा दिया, बाजार धड़ाम से 85,000 से 72-73,000 पर आकर गिर गया, तो मेरा तो पैसा डूब जाएगा सर, और पैसा डूब जाएगा, मैं ऐसी रिस्क नहीं लेना चाहता। तो फिर सर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, आप थोड़ा लेस रिस्क की तरीका बताइए कि वो क्या होता है। तो फिर बोले यार एक ऑप्शन और है, आप किसी को उधार दे दो। बोले सर उधार तो मैंने आज तक जितनी बार दिए सब डूब ही गए, मैं कैसे विश्वास रखूं। तो बोले ऐसा करो ना, जिस पर आपको विश्वास है आप तो उसको पैसे दो, वो आपको पैसे लेकर के फिर खुद की रिसर्च से किसी को उधार देगा, आपके लिए वो मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा, और मध्यस्थ बनकर किसी को उधार देकर के ब्याज जो मिलेगा वो आपकी कमाई के रूप में आपको दे देगा, बीच में दलाली खा लेगा। अच्छा, ये जो उधार देने की कला है इसे डेट की कला कहते हैं, है ना, डेट फंड की कला कहते हैं। आज के जमाने में बहुत सारे उद्योग घरानों को डेट चाहिए होता है, मतलब उधार चाहिए होता है, सरकार को भी चाहिए होता है। सरकार गवर्नमेंट सिक्योरिटी के नाम से, ट्रेजरी बिल्स के नाम से उधार मांगने आ जाती है, और बहुत सारे जो हमारे देश के अंदर उद्योग घराने हैं, चाहे फिर वो अडानी अंबानी, ये सब लोग जो हैं उधार मांगने के लिए भी बाजार में खड़े रहते हैं। अब जब ये उधार मांगने आते हैं तो फिर ऐसे ही म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास पहुंचते हैं कि यार हमें पैसे की जरूरत है,
तो ये लोग फिर वहां पे दलाली खाते हैं, बोले यार देखो हम आपको पैसा दे तो देंगे, कितना परसेंट पर आप हमें रिटर्न करोगे ये बताओ। अब क्या होता है, सामने वाली पार्टी अगर मजबूत खड़ी है, जैसे भारत सरकार खुद खड़ी है उधार लेने के लिए, तो भारत सरकार नेगोशिएशन में एक लाइन बोल देती है कि मैं ये जो पैसा आपको आपसे ले रही हूं ये गारंटेड 7% पर रिटर्न दे दूंगी। तो म्यूचुअल फंड हाउसेस सोचते हैं कि सरकार पैसा लेके थोड़ी भागेगी, तो सरकार को उधार दे दो, वापस बढ़िया से मिल भी जाएगा। क्यों? सरकार पैसा लेकर इसलिए नहीं भागती, अगर सरकार भाग गई तो सॉवरेन डेट क्राइसिस खड़ा हो जाएगा, देश ही बर्बाद हो जाएगा, फिर तो फिर श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे, उसके बारे में डिस्कशन करने का मतलब भी नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, अब मान लो सरकार नहीं खड़ी है, सरकार की कोई कंपनी खड़ी है, मान लीजिए ओएनजीसी, एनटीपीसी, भेल घेल टाइप से ये खड़े हैं और ये कह रहे हैं कि साहब हम पैसा लेंगे और हम आपको रिटर्न देंगे, तो थोड़ा ट्रस्ट है तो सही, सरकार जितना नहीं है, थोड़ा कम है। मान लीजिए आप कह रहे हैं कि सर हम 8% पर दे पाएंगे, आप नहीं कह रहे हैं, असल में वो बिचौलिया जिसने आपका पैसा इकट्ठा किया है ना, जिसको आपने मना किया था कि मेरा पैसा इक्विटी में मत लगाना, स्टॉक में मत लगाना, यहां लगा दे, उधार दे दे, तो वो सरकारी कंपनियों को उधार देने के लिए निकलता है। 8% का रिटर्न, 9% का रिटर्न, कि साहब इतना परसेंट पैसा दोगे मुझे, तो क्या है ना कि ये सिक्योर रिटर्न वाली चीजें आने लगी कि यार पैसा तो इतना परसेंटेज रिटर्न के साथ आएगा ही आएगा। तो जनरली ये जो डेट फंड हैं, जो लोग लेस रिस्की गेम में जाना चाहते हैं, क्योंकि बाजार के केस में, इक्विटी के केस में आपसे क्या कहा जा रहा है कि वो 12% 15% का रिटर्न तक भी दे सकता है, और ना दे तो भाई साहब बाजार जैसे गिरा था वैसे उतर के नीचे भी आ सकता है। डेट फंड में चूंकि आप पहले ही सरकार से लिखित में ले चुके हो, 7% दोगे तो देंगे, कंपनी से कह चुके हो 10% दोगे तो दोगे। अब लेकिन एक ऐसी कंपनी आ गई, मान लीजिए किंगफिशर ही आकर खड़ी हो गई, माल्या की, उसने आपसे उधार मांगा, आपने कहा भाई साहब आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है, आपको उधार चाहिए, हम नहीं दे सकते। अब माल्या कह रहा है देखो मुझे बिजनेस रिवाइवल के लिए अर्जेंट पैसा चाहिए, अगर मुझे पैसा मिल गया तो मैं बिजनेस को खड़ा कर दूंगा, क्योंकि एक पेमेंट अटका पड़ा है, एक छोटे से पेमेंट के लिए मैं बैंकरप्ट नहीं होना चाहता। मैंने लाखों करोड़ रुपए की कंपनी बना रखी है, मान लीजिए 1000 करोड़ का मेरा कहीं पेमेंट अटका हुआ है, मैं 1000 करोड़ चुकाकर अपने लाख करोड़ की कंपनी बचा सकता हूं, मुझे अर्जेंट बेसिस पर पैसा चाहिए। ऐसे में आपने उसको 1000 करोड़ तो दिए, लेकिन दिमाग में क्या खड़ा है कि यार कहीं फेल मार गया तो। अब आप यहां पर लेस रिस्की गेम की तरफ जाते हैं और आप उससे ज्यादा इंटरेस्ट वसूलने की बात करते हैं। भाई साहब पैसा तो दे देंगे, 14% ब्याज लगेगा। अब आपके दिमाग में सवाल बनेगा कि ये सब डिसाइड कौन कर रहा होता है, तो कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो डिसाइड कर रही होती हैं। जैसे आप में से बहुत सारे लोग फिच का नाम, मूडीज का नाम, इन सब का नाम सुन रहे होते हैं। ये इंटरनेशनली वो रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड्स हैं जो ये डिक्लेयर करते हैं कि हाँ भाई इसको इतने में दिया जा सकता है, ये इतना रिस्की है देना इसको, इसकी रेटिंग A++ है, इसकी रेटिंग A++ है, A+ है, B है, तो रेटिंग दे दी जाती है। जितनी छोटी रेटिंग होती है उतना ज्यादा इंटरेस्ट आप एक्सपेक्ट करते हो कि भाई इतने परसेंट पे देंगे, है ना। इसको और आसान करते हैं, आप जब बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बैंक से लोन में आपके सामने ऑप्शंस होते हैं कि आप घर पर अगर लोन लेने गए तो बैंक कहती है घर के कागज गिरवी रखो, लोन ले जाओ, 7-8% पर दे दूंगा। लेकिन आप पर्सनल लोन लेने जाते हैं, पर्सनल लोन पर कहते हैं 14% से नीचे नहीं देंगे। क्यों? पता नहीं आप पैसा लेके भाग गए, मेरा पैसा नहीं मिला तो मैं गारंटी में किसे रखूंगा। बोले साहब मेरा सिविल स्कोर बिगाड़ देना। बोले मैं सिविल का करूं क्या, कल को पैसा लेके चले गए तो क्या होगा। तो इस तरीके से सिविल स्कोर का डर उनको नहीं होता, तो वो पर्सनल लोन लेकर के फरार भी हो सकते हैं। ऐसे में 14%, बोले ज्यादा ब्याज पर, रिस्क ज्यादा है तो ब्याज ज्यादा, ठीक है। ये हो गया डेट फंड। तो अब हमारे सामने म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट के दो तरीके निकल कर आए, आइदर इक्विटी में जाएंगे या डेट में जाएंगे। ये बहुत बेसिक बात है, मतलब अगर आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो ये दो बेसिक कंसेप्ट आपको एनी डे पता होने चाहिए, इक्विटी एंड डेट। अब इसमें से किसको कहां निवेश करना चाहिए, इक्विटी कितना किसके लिए सही है, डेट किसके लिए सही है, मॉडरेट प्लान क्या है, एग्रेसिव प्लान क्या है, ये सब बातें आप और ज्यादा जैसे म्यूचुअल फंड्स में बढ़ते जाते हैं आपको पता चलती चली जाती हैं, ठीक है। हमने इसके ऊपर एक प्रॉपर कोर्स भी बनाया हुआ है म्यूचुअल फंड के ऊपर। अब चूंकि मैं NISM सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड का आपको जानकारी देने के लिए व्यक्ति हूं, तो मैं आपके सामने ये बातें अधिकृत रूप से बोल भी पा रहा हूं। मैंने वो परीक्षा पास कर ली है जिसके माध्यम से मैं ये जानकारी देने के लिए अधिकृत भी हूं। चलिए, अब सवाल ये आता है साहब कि ये जो जानकारी हमने आपके साथ साझा की, अब इस जानकारी में मैंने किसी को डेट फंड के लिए कह दिया कि सर मेरे को तो ये परसेंटेज वाला जो मामला है ना ये ज्यादा सही लगा, क्योंकि मुझे डर लगता है बाजार से, कहीं ऐसा ना हो कि बाजार फट जाए और मेरा पैसा चला जाए। इसी जगह एंट्री होती है डेट फंड की और लोग डेट फंड में निवेश करने घुस जाते हैं। आज जो हम जानकारी आपको देने जा रहे हैं जियो ब्लैक रॉक के मामले में, वो जानकारी असल में डेट फंड की ही जानकारी है। आज जियो ब्लैक रॉक जो इन्वेस्टमेंट आप सबसे उठाई है 17,800 करोड़ रुपए, वो असल में डेट फंड में पैसा मांगी है आपसे कि ये पैसा आप मुझे दो, मैं इसे उधार में लोगों को बांटूंगी और इस पैसे से जो ब्याज मिलेगा वो ब्याज आपके पैसे को बढ़ा देगा।
तो उम्मीद है कि आपको इस न्यूज का जो फर्स्ट हाफ है वो क्लियर हुआ हो कि ये जो 17,800 करोड़ रुपए जनता से इन्होंने उगाए हैं, ये इसे इक्विटी में लगाने वाले हैं या डेट में लगाने वाले हैं। डेट में लगाने वाले हैं। डेट से मतलब कि ये पैसा अब ब्याज पर दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? यू नेवर नो। अगर ये पैसा किसी ऐसे व्यक्ति को खुद को ही दे लिया तो है, मतलब मुझको ही मेरा अर्पण अगर हो गया तो ऐसे को आप कह नहीं सकते कि साहब हो सकता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अलग कंपनी है, उसने जियो के एक अलग ब्रांड को इतना पैसा दिया, या फिर चाचा जी को पैसा दे दिया कि लीजिए साहब अपना रिलायंस इंफ्रा उठा दीजिए या फिर आप रिलायंस कॉम उठा लीजिए। अब वो नहीं पता है, ठीक है। तो यहां तक तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होंगी। अब सवाल यह है कि जब ये फंड लॉन्च होता है तो इस फंड को लॉन्च करने की विधा क्या है? विधा है एनएफओ। एनएफओ का मतलब क्या हुआ? न्यू फंड ऑफर। कि हां भाई हम कुछ ऐसा लेने जा रहे हैं दुनिया वालों, हम ऐसा कुछ फंड बनाने जा रहे हैं कि यदि आप चाहें तो हमें पैसा दें, हम इस पैसे को आगे देंगे। हमारे देश में फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी कम है कि लोगों को यह नहीं पता है कि यह पैसे का होगा क्या। उन्हें बस यह पता है कि जियो और ब्लैक रॉक मिलकर के म्यूचुअल फंड बनाकर लाए हैं, बस इतना ही जानना है हमें। नाम काफी है, हम केवल नाम पर दाम देने को तैयार हैं, हमें आगे नहीं पता यह पैसा कहां जाने वाला है। बस हमने किस नाम पर दे दिया, ओहो ब्लैक रॉक है, ओहो अलादीन है, वाह 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 मजा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इतने दिन से माहौल यही तो बन रहा है कि साहब अब परमिशन मिल गई है, अब ये लोग आगे एंट्री करने वाले हैं, अब इन्होंने $150 मिलियन डाल दिया है, अब इन्होंने कंपनी को चढ़ाने के लिए सारे काम कर दिए हैं, अब ये लोग वेल्थ मैनेजमेंट में एंट्री कर गए। इतने दिन से जो सुर्खियां मार्केट में चल रही हैं जियो ब्लैक रॉक, उससे मोमेंटम ऐसा बना दिया गया कि ये लोग उतरेंगे तो ना जाने बस आसमान में तारे सीधे हाथ मिला के दे देंगे कि ये पकड़िए, दे दिया हमने आपको, ठीक है। तो जियो ब्लैक रॉक ने जितना तरीके से जो जो खबरें रही उनको बाजार में भर भर के परोसा, और हम जैसों का भी उसमें योगदान है। हमने आपको अपडेट दिए कि साहब इनके पास अलादीन है, अब तो ये पैसे बढ़ा देंगे, ब्लैक रॉक वो कंपनी है जो इतना ट्रिलियन मैनेज करती है, अब तो आपका पैसा बढ़ ही जाएगा। ऐसे में जियो ने भी अपनी बातें कर दी कि साहब आपका पैसा बढ़ जाएगा। चलो साहब, तो आप पहुंच गए, एनएफओ आया, आपको एनएफओ लाया गया ये कहते हुए कि आपके पास पैसा है। बोले हां भर भर के पैसा है, तो आइए हम आपका पैसा लगाते हैं। कहां लगाएंगे? जियो ब्लैक रॉक लिक्विड फंड में पैसा लगाएंगे। अब हमारे देश को नहीं पता कि ये लिक्विड फंड क्या होता है। आप कहेंगे सर आप क्या बात कर रहे हैं? भाई साहब लगभग 67,000 लोगों ने पैसा लगा दिया इसमें। 67,000 लोगों ने पैसा लगा दिया, और अगर 67,000 लोगों ने 17,000 करोड़ तक पहुंचाया है तो ठीक ठाक ही पैसा लगाया होगा। ऐसे में जो पैसा लगाने वाले लोग हैं उनसे अगर पूछा जाए कि आप क्या चीज देखे, ये ऊपर देखे कि नीचे देखे? बोले सर हम तो बस ऊपर देख के ही बढ़िया, क्योंकि इतने दिन से आप कह रहे हो कि ये आएगा तो माहौल हो जाएगा, हो गया। तो आइए अब जान भी लेते हैं कि क्या है ये चीज जहां पर पैसा लगाया गया है। पहले तो यही जान लेते हैं कि ये एनएफओ होता क्या है जिसके बारे में ये सब बातें कही जा रही हैं। एक एक करके सारी बातें बताता चलता हूं। एनएफओ का मतलब है कि मैं आपसे फंड उगाने के लिए पहले आपको एक जानकारी देता हूं कि सुनो भाई, मैं आपसे एक ऐसा पैसा इकट्ठा कर रहा हूं जिसे इस विशेष प्रयोजन में लगाऊंगा। अगर आप आते हैं तो आपका पैसा आज की आज में मैं आपको एक यूनिट 10 रुपए में पकड़ा करके, आपको यूनिट गेम समझाने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने अपने एक बास्केट में बहुत सारे छोटे छोटे से स्टिकर स्टॉक रखे हैं, और उनकी एक संख्या मैंने निर्धारित कर दी कि लीजिए 10,000 स्टिकर है मेरे पास, और मैं अब आपसे कह रहा हूं कि एक स्टिकर दूंगा आपको 100 रुपए में, या एक स्टिकर दूंगा आपको 10 रुपए में। आइए और अभी इन स्टिकर्स को ले जाइए, आज ही मालिक बन जाइएगा। एनएफओ के अंदर आपके पास भी एक हिस्सेदारी है, लोगों को यह पता होना चाहिए। एनएफओ को प्रमोट ऐसे कर दिया जाता है जैसे कोई आईपीओ आ रहा हो, आपको फील ये दिला दी जाती है कि अगर ये छूट गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वास्तविकता में उसकी एनएवी में बहुत ज्यादा परिवर्तन, जो आपको शुरुआत में 10 रुपए में दिया जाता है कि 10 रुपए के अंदर आपको पर यूनिट मिल रहा है, दिखाया जाता है कि आपको 10 रुपए में ये चीज मिल रही है, बाद में भी पैसा वैसे ही चल रहा होता है। आईपीओ वाला हिसाब नहीं है कि साहब जैसे मार्केट में लिस्ट होगा तो भाव बढ़ने लगेगा, ये मार्केट में लिस्ट होने वाली चीज नहीं है। लेकिन हां, हम नया काम करने जा रहे हैं, तो आइए जनता जनार्दन के लोगों, आओ और हमें पैसा दो, और हम आपका पैसा बढ़ाने जा रहे हैं। हम बढ़ाने जा रहे हैं तो जल्दी से ले आओ, पैसा ले आओ, पैसा ले आओ। तो ये जो उगाने का तरीका है, बस इसी को एनएफओ कहते हैं। आसान भाषा में इतना सही समझ लीजिए, ठीक है। हम उगाने जा रहे हैं, इक्विटी में पैसा लगाने जा रहे हैं। लाओ लाओ सब लोग पैसा दो, मैं इक्विटी में लगाने जा रहा हूं। लाओ पैसा दो, मैं किसी को कर्ज देने जा रहा हूं।
बस इसमें आप खुश हो गए, हाँ 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 हमारा पैसा कर्ज में जाएगा, हमारा पैसा, बस वो एनएफओ है। ठीक है, आसान रूप से इतना ही है, 3 दिन की मैच्योरिटी के साथ कि साहब 3 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को ये पैसा लगाना है, इस तरीके से एनएफओ में एंट्री हो जाती है साहब। ठीक है, एनएफओ मैंने बता दिया। अब ये जो एनएफओ है ना, जियो ब्लैक रॉक वालों ने कहा कि हम लिक्विड फंड लेकर आ रहे हैं। अब ये लिक्विड फंड की क्या कहानी है, इन्होंने समझाने का प्रयास किया कि देखो भाई, तुम्हारे पास थोड़ा भी ऐसा पैसा रखा है जो तुम बैंक में रखकर बैठे हो। अच्छा, बैंक में रखकर कैसे बैठे होते हैं हम लोग, तो पहले लिक्विड शब्द का मीनिंग समझ लेते हैं। हमारे देश में जिसमें तरलता ज्यादा है उसे लिक्विड, लिक्विड का अर्थ वैसे तरल ही होता है, लेकिन धन के केस में तरलता को बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है कि कौन सा पैसा सबसे बढ़िया, बोले जो तुरंत लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। लिक्विड मतलब आपने पैसा तो गोल्ड में भी लगाया हुआ है, जमीन में भी लगाया हुआ है, स्टॉक में भी लगाया हुआ है, एफडी में भी रखा हुआ है, करंट अकाउंट में भी रखा हुआ है, कैश में भी रखा हुआ है। आपसे कोई ये पूछ रहा है कि बताओ भाई मुझे पैसा अभी जरूरी है, कौन सा पैसा आप जल्दी से जल्दी ले आओगे, बोले भाई जो घर में कैश रखा है ये पकड़ पैसा, नंबर 1। बोले यार गोल्ड, बोले हाँ गोल्ड दुकान पर जाऊंगा दूंगा फिर लेकर आ जाऊंगा, बोले बहुत बढ़िया। बोले जमीन, बोले जमीन बाजार में लेकर जाऊंगा, कहूंगा कि यार किसी को जमीन चाहिए तो ले लो, मैं बेचने आ गया हूं। तो वो जो जमीन बेचने जब आप जाएंगे तो वो तुरंत नहीं बिकती है ना। हो सकता है कि कोई खरीदार आपको मिल जाए, लेकिन उसमें समय लग सकता है आपको, 2, 5, 10 दिन, महीना भर, 2 महीना। यानी कि पैसे की वैल्यू तो सब में है, लेकिन तुरंत कैश में जो कन्वर्ट होकर के आ जाए वो तरल पदार्थ है ना। तो आपके पास कैश है, कैश के बाद करंट अकाउंट में पैसा है, आपके पास एफडी में पैसा है, फिर आप इक्विटी में पैसा लगा के चल रहे हैं T1 में, मतलब कि आज आपने स्टॉक्स पैसा बेचा, आपके अकाउंट में सीधा कट से क्रेडिट होके आ गया। आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा, तो तरलता के हिसाब से हम लोग इनको सेग्रीगेट करते हैं। तो लिक्विड फंड, हम शब्द पर पहले फोकस कर रहे हैं, लिक्विड पर। लिक्विड का मतलब है कौन सा पैसा आपके पास जल्दी से जेब में आ सकता है। ठीक है साहब, इन्होंने आपसे कहा कि हम एक ऐसा फंड लेकर आ रहे हैं जो आपके पास रखा हुआ पैसा है ना, इस समय जैसे आप कहते हैं कि मैंने ये तो साहब अर्जेंसी के लिए रखा है, कभी भी पेट्रोल डीजल इन सब में काम आ सकता है, बिजली के बिल में काम आ सकता है, बच्चों की स्कूल फीस में काम आ सकता है। बोले उस पैसे को आप लोग हमें दे दो। आसान भाषा में समझे इस बात का, आपने अगर 10,000 रुपया भी रखा हुआ है हमें दे दो, अरे छोड़ो 1,000 रुपया भी रखा हुआ है हमें दे दो। आपने कहा वाह, जनधन अकाउंट से भी ऊपर निकल गए आप तो, मोदी जी सबके अकाउंट खुलवा के घर में रखे 1,000 रुपए भी बैंक में रखवा दिए, अब आप उससे भी आगे निकल गए कि बैंक में रखे पैसे हमको दे दो। वाह साहब वाह, मजा आ गया। ऐसे में यहां पर ये जो 1,000 रुपया है ये लिया गया और इस 1,000 रुपए को कहां डाल दिया गया, आपके लिक्विड फंड में डाल दिया गया। लिक्विड फंड क्या करेगा, आपके इस 1,000 रुपए, क्योंकि आप तो अभी एफडी भी नहीं ले रहे थे, करंट में डाल रखा था, तो आपका तो वो पैसा बिना ब्याज के पड़ा हुआ पैसा था, रखा रखा मिट्टी हो रहा था। हालांकि मिट्टी नहीं हो रहा था, आपने अपनी जरूरतों के लिए रखा हुआ था, लेकिन समझाया आपको क्या गया कि ये तो कोई काम का नहीं है, इस पैसे को यहां से निकालो और यहां डाल दो। बोले इससे क्या होगा, बोले हमारे पास तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं उधार लेने जिन्हें 24 घंटे के लिए भी पैसा जरूरी होता है, जिनकी गर्दन पर आते ही होंगे। अनिल अंबानी जैसे लोगों के पास जब सरकार पैसा मांगने खड़ी हो जाती है, एसबीआई कहती है तुम तो फ्रॉड हो, या माल्या को कहते हैं तुम तो भगोड़े हो, तुम लाओ पैसे दो हमें और भागो यहां से, तो वो तो इज्जत बचाने के लिए किसी भी समय पैसा मांगने आ जाएंगे ना। तो जिनके धंधे अटके पड़े हैं उनको तो मिनट मिनट की चीजों पे पता है। और अच्छा, जो ट्रेडिंग करने वाली कंपनी है उनको तो सेकंड की भी वैल्यू पता है कि सेकंड के हिसाब से इतना पैसा लो, F&O में डालो, पैसा चढ़ा दो, आसमान में गिरा दो, जो कल हमने जैन स्ट्रीट का मामला इसी चैनल पर पढ़ाया था आपको। तो ऐसे में बहुत से लोग ऐसे जिन्हें पैसे की वैल्यू पता है कि इस पैसे से पैसे कैसे बनाने हैं, वो लोग खड़े हैं। बोले साहब आप अपने पास क्यों रख के बैठे हो, हमें दो। आपने पैसा हमें दिया, अब सुनो, इस पैसे को हम अधिकतम 91 दिन तक यानी 3 महीने तक ही किसी को उधार देंगे। आपने कहा यार जनरली ऐसा होता है मेरे साथ, कोई पैसा मुझसे उधार मांगने आता है, साल भर से पहले तो आप उससे पूछ लो तो बुरा मान जाता है, और एक अंबानी महोदय आप आए और आपने कहा 90 दिन से कम के लिए पैसा दो, मैं माला माल कर दूंगा। यार ये तो बहुत ही तगड़ी बात है। बस यही है लिक्विड फंड। लिक्विड फंड वो फंड जिसे आपने डेट में देना है, कम समय के लिए देना है, उसके रिटर्न्स ब्याज के रूप में मिलने वाले रिटर्न्स हैं, उनके रिटर्न्स इक्विटी मार्केट में लगने वाले नहीं हैं। जिस कंपनी को ये लोग आगे उधार देंगे वो क्या करती है उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, ये तो खुद इस फंड को किसी को उधार देंगे, बस ये मतलब होना चाहिए। मतलब जाएगा ये पैसा उधार में ही। अब आप कहेंगे सर उधार में गया और सामने वाला लेके भाग गया, तो ये डेट फंड के साथ होने वाली सबसे बड़ी चिंता है। इस चिंता को हालांकि लिक्विड फंड में थोड़ा कम ही माना जाता है।
ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लिक्विड फंड चूंकि 90 दिन का ही होता है, 91 दिन की इसके अंदर लिमिट रख के चल रहे होते हैं ये लोग, 91 दिन में पैसा ले लेना साहब, आप तो 7 दिन बाद ही ले लेना साहब। इसमें तो 7 दिन का ही ऑप्शन दिया है कि 7 दिन बाद अपना पैसा निकाल लेना। अगर आपको पैसा नहीं चाहिए 7 दिन बाद निकालोगे तो हम आपसे कोई भी पैसा निकालने का खर्चा नहीं लगाएंगे आपका। तो आप कहेंगे यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बैंक में पैसा रखने से अच्छा मैं इनके पास ना रखूं। बस यही काम था कि बैंक में पैसा रखने की जगह इन पर ना रखूं, लोग इनके पास पैसा रखने पहुंच गए। ये ब्याज पर चढ़ाएंगे, रिटर्न्स आपको लाकर देंगे, आपका पैसा बढ़ने लगेगा। ये था इनका कंप्लीट मॉडल। अब आप कहेंगे इसमें दिक्कत क्या है? कितनी अच्छी बात है, बताइए। देश के लिए कोई बढ़िया आदमी काम करना चाह रहा है और आप उस आदमी को समझ रहे हैं कि ये देश के साथ अच्छा नहीं कर रहा। अरे भाई मैं कोई बुरा नहीं बोल रहा हूं, इनके जो पॉइंट्स हैं जिसमें ये कह रहे हैं कि 7 दिन में पैसा निकाल सकते हैं, लिक्विडिटी हाई है, तुरंत मिल जाएगा, ये सारे सही पॉइंट्स हैं। ये बोल रहे हैं कि आप इसमें हमारी एक्सपर्ट्स को देखेंगे कि कितना अच्छे से वो आपका फंड मैनेज कर रहे हैं, आपका पैसा अब आइडल नहीं पड़ा रहेगा, वो पैसे से पैसा बनेगा, आपका एफिशिएंट एग्जीक्यूशन होगा क्योंकि अलादीन जैसी सर्विसेज जो आपको मिलने लगेंगी, आपका फंड सही जगह जा रहा है, रिस्क मैनेज तो हमने कर ही रखा है। तमाम बातें इन्होंने बता करके ही फंड लिया है। तो फिर टेंशन किस बात की है? टेंशन किसी बात की नहीं है, केवल और केवल इस बात की कि आपने जो ये पैसा लगाया, ये सोचकर लगाया कि ये जो एसेट मैनेज कर रहे हैं ट्रिलियन डॉलर्स में, वैसे आपका एसेट मैनेज हो रहा है। टेक्निकली ये जो एसेट मैनेजमेंट के नाम पर ब्लैक रॉक का नाम देखा गया कि ब्लैक रॉक ने 9.8 ट्रिलियन डॉलर का एसेट मैनेज किया हुआ है। एसेट का मतलब समझ रहे हैं कि इन्होंने इतना इन्वेस्ट किया हुआ है कि उससे इतनी कंपनियों के स्टॉक्स इनके पास हैं जिनकी वैल्यू बाजार में इतनी है। यहां स्टॉक परचेज ही नहीं किया जा रहा है, तो फिर उधार दिया जा रहा है। पैसा उधार देने में आपका पैसा उधार जिसको दिया गया वो पैसा लौटेगा या नहीं लौटेगा, इसकी जानकारी जनरली ये कहकर ये देते हैं कि हमने जिनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है उनको पैसा दिया हुआ है। अर्थात आपने इस चीज को सुनकर जो पैसा लगाया वो असल में इनकी वो इमेज को देखकर कि ये इतना एसेट मैनेज कर रहे हैं। वास्तविकता में ये पैसा कहां लगा दिए? कर्ज में। तो कर्ज वर्सेस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट नहीं था जनाब, ये कर्ज था, उधारी में दिया गया पैसा था। आप देने में डर रहे थे, इन्होंने दे दिया। आपके पास भी कई जरूरतमंद लोग आते हैं, कहते हैं कि साहब मेरी भैंस छुड़वा दो, मेरी गाड़ी छुड़वा दो, इसके लिए इतना पैसा चाहिए। आप कहते हैं नहीं साहब, अगर आप देते हैं तो समझिए कि आप भी जियो ब्लैक रॉक की कई तरह काम कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरा जो कंसर्न है आपको बताने का वो केवल इतना है कि ये कंपनी असल में जिस चीज के लिए जानी जाती है वो इक्विटी ट्रेड्स के लिए जानी जाती है, कि उसमें इन्वेस्ट करोगे तो वो कहां तक आपको लेकर जाएगा उसके लिए। अब इन्होंने इस काम में अपने ब्रांड का तगड़ा उपयोग किया, इसीलिए सबसे पहले लिक्विड फंड लेकर के ये आ गए कि हमारे नाम से यूं ही पैसा दे देंगे लोग, और दे भी दिए लोग कि यहां तगड़ा काम कर दोगे साहब आप। अच्छा, अब इसमें एक चुनौती क्या है? चुनौती नहीं, असल मायने में इन्होंने बाजार को तोड़ने की जो हरकत की है वो क्या की है वो समझिएगा। जियो ब्लैक रॉक ने अपना ये सारा काम अपने जियो के ऐप से ही किया है। अगर आप जियो का ऐप यूज करते हैं, जियो के अंदर आप जाएंगे तो फाइनेंशियल सर्विसेज करके एक टैब है, आप उसे क्लिक करेंगे, वहीं से ये सीधा आपका अकाउंट बनाएंगे और डायरेक्ट फंड में आपको लैंड करा देंगे। अर्थात यहां से इस पूरी यात्रा में आपके ऊपर कोई एक्सपेंस रेशो नाम से पैसा खर्च नहीं करवाएंगे ये लोग। अर्थात आपका पैसा सीधा फंड में गया। अर्थात जब ये फंड बनकर के बाजार में आएगा तो ज्यादा एनएवी आपको अपॉइंट होंगी, दलाली का खर्चा ये खत्म कि भाई दलाल को कोई पैसा नहीं देना, अब हम खुद ही दलाल हैं। आसान कर दूं, आज हमारे देश में जैसे ये जीरोधा, एंजल वन, ये तमाम मोतीलाल ओसवाल जैसी जो तमाम कंपनियां चल रही हैं, जो म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कराती हैं, ट्रेड्स भी करवाती हैं, एक तरीके से जियो ने खुद ने वो काम खुद के पास ले लिया कि भाई सुनो, फंड में पैसा लगा रहे हो वो बात अलग है, लेकिन ये जो इंटरमीडियरी के रूप में हम जो आपका पैसा वहां लगवाते हैं वो काम भी हम ही करेंगे। इसी चीज के लिए ब्लैक रॉक जियो के पास आया था। जियो के पास लगभग 45 करोड़ भारतीय सब्सक्राइबर्स हैं, 50 लाख उसमें से एक्टिव फाइनेंशियल सर्विसेज वाले हैं। उन लोगों को अगर ये सर्विस बेच दी जाएंगी तो वो सीधे की सीधे इन्वेस्टर बन के आ जाएंगे। ब्लैक रॉक यही चाहता था। ठीक है साहब, तो उम्मीद है कि आपको मैंने ये सारी बातें बता दी कि ये क्या कहानी हुई है। तो क्या हम इसे रिस्की माने? रिस्की नहीं, 90 दिन के लिए है तो ऐसा भी नहीं है कि आप रातों रात करोड़पति हो जाएंगे। मतलब सर हमने आज पैसा लगाया था, बाजार 90,000 पार कर गया, 1 लाख पार कर गया, अब तो चांदी ही चांदी होगी। नहीं भाई,
वो कर्जे में दिया गया पैसा है, चांदी नहीं होगी। हाँ, घर में रखा हुआ पैसा था, वो थोड़ा बढ़ के हो सकता है आपको मिल जाए, लेकिन 90 दिन में कितना मिल जाएगा ये सोचने वाली बात आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, बाकी ये फंड्स कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, इस पर हमने पूरा डिटेल में कोर्स किया हुआ है, आप चाहें तो उसे जाकर देख सकते हैं। मैंने मैक्सिमम जानकारी आपको दे दी है, सेशन ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया, आप चाहें तो ये कोर्स जाकर के देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।